हाय एवरीवन। दोस्तों, इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट से अट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है हाई रिटर्न्स अर्न कर पाने की अपॉर्चुनिटी। आखिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई होते हुए देखना कौन नहीं चाहता है, राइट? जब से पीटर लिंच ने 10 बैगर टर्म कॉइन किया, तब से दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि आज लोग 100 बैगर्स की तलाश में लगे हुए हैं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण इंडियन कंपनीज के पास ग्रोथ के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ब्रॉडर लेवल पे बीएससी सेंसेक्स भी अपने आप में एक 100 बैगर ही तो है। जैन 1986 से अभी तक सेंसेक्स ऑलमोस्ट 105 टाइम्स बढ़ चुका है। यानी आपके डाले हुए 1 लाख रुपए आज 1 करोड़ से भी ज्यादा बन चुके होते। जाहिर है कि इंडिया में पोटेंशियल मल्टीबैगर्स मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन सवाल आता है कि इन पोटेंशियल मल्टीबैगर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। कुछ दिनों पहले हमने एस इन्वेस्टर और मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी को हमारे चैनल पे इनवाइट किया था मार्केट की बात में। वहां उन्होंने अपना पर्सनल फॉर्मूला शेयर किया मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने का। चलिए पहले खुद रामदेव अग्रवाल जी से सुनते हैं उनका मल्टी बैगर फॉर्मूला। कोई चीज मेरे लगता है कि ये कंपनी का 25% आरओई है और 25% से ग्रोथ हो सकता है। दिस माई क्लासिकल मॉडल। 25% आरओई, 25% ग्रोथ। जब इस टाइप की कंपनी दिखती है मुझे, तो फिर देन आई वांट टू सी द वैल्यूएशन और उस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समझ में आता है, मालूम पड़ा कि कई बार क्या होता है, छोटी कंपनी जो है ना 12-15 का पी मिलती है। हाँ, राइट। मतलब अप टू 25 पी इज फैंटास्टिक फॉर मी इफ इट इज 25% ग्रोथ कंपनी। तो उसमें क्या होता है, यदि आपको 25% ग्रोथ कंपनी यदि 25 का पी मिलता है तो यू विल मेक 25%। बट यदि आपको 15-17 का पी मिल जाए तो देन यू विल मेक 35-40%। सो देन यू आर सिटिंग ऑन अ मल्टी बैगर। तो ये फार्मूला मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है। अब सवाल यह है कि उस फार्मूला से फिटिंग कंपनी मिलती नहीं मिलती है। सी थर्ड कंपोनेंट यू आर नॉट टेलिंग। इफ द profitability is there and growth is there, then at what price at the beginning you bought, that has to be seen. If you had bought at 40p and now it has become 10p, obviously earnings have grown 3x and the multiple has come down to 1/3. So basically you've done nothing. So starting at reasonable p is very important. That's why I'm saying 25% growth but 15p. Right. That is the formula for the multi-bagger as per you. Yeah. तो जैसे कि हमने देखा, रामदेव अग्रवाल जी का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स के कुछ फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हाई आरओई, हाई रेवेन्यू ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ पीई रेशियो, जो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा स्टॉक जो लगातार 25% आरओई, 25% सेल्स ग्रोथ शो करे, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन उसके साथ अगर उस स्टॉक का पीई रेशियो 25 से कम हो, तब वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। आरओई एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है और इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो अगर एक कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है और मार्केट शेयर एक्वायर कर रहा है। और पीई रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है, जिससे हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। और अगर आप एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो उसकी फ्यूचर अर्निंग्स और ग्रोथ के चलते उस स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकता है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, आपको चाहिए तो बस थोड़ा सा करेज, बहुत सारा पेशेंस और लक। लेकिन इस जर्नी में हम आपके साथ हैं गाइड करने के लिए। लेकिन प्लीज याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए है कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ 2 से 3 मेट्रिक्स के बेसिस पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन नहीं होता है। आपको स्टॉक्स के बिजनेस, मैनेजमेंट और रिस्क के बारे में भी एक डिटेल्ड रिसर्च करनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमने ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट किया है जिनका मार्केट कैप ₹2000 करोड़ से ज्यादा, पीई रेशियो 25 से कम, 5 ईयर एवरेज आरओई 25 से ज्यादा और 5 ईयर सेल्स ग्रोथ सीएजीआर 25% से ज्यादा है। जिस कंपनी का 5 ईयर एवरेज आरओई सबसे ज्यादा है, उसको हम आखिरी में कवर करेंगे। दोस्तों, हमने 30 अगस्त 2022 के मार्केट क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। इंडिया पेस्टिसाइड्स एक आर एंड डी फोकस्ड एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है।
इनका मेजॉरिटी बिजनेस टेक्निकल सेगमेंट से आता है, जिसके अंदर कंपनी फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स बनाती है। साथ ही आईपीएल फॉर्मुलेशंस के बिजनेस में भी है। इनके पास इंडिया में 125 फॉर्मुलेशंस बेचने का रजिस्ट्रेशन है और 25 फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज आरओई 32.52% है। आईपीएल ने पिछले 5 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों, टेक्निकल सेगमेंट में ये भारत की सबसे ज्यादा तेजी से वॉल्यूम ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक बन गई है। इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि ये निश प्रोडक्ट्स बनाएं जिनमें कंपटीशन कम हो और मार्जिन ज्यादा। इसका असर कंपनी के इंप्रूव होते हुए मार्जिन पे साफ नजर आता है। आर&डी पे फोकस होने के कारण कंपनी को केवल निश प्रोडक्ट्स बनाने में ही नहीं बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करने में भी हेल्प मिली है। नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना और क्वालिटी पे कंट्रोल रख पाना आईपीएल को अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एज देती है। दोस्तों, कंपनी 60% रॉ मटेरियल लोकली सोर्स करती है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल प्राइसेस के वॉलेटाइल होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ बढ़ते हुए एनर्जी कॉस्ट्स ने भी कंपनी के मार्जिन्स को हिट किया है। तो चलिए अब आईपीएल के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो है ग्यूफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड। तो दोस्तों, ग्यूफिक बायोसाइंसेज फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल केमिकल्स और बोटानिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ग्यूफिक इंडिया में लायोफिलाइज्ड इंजेक्टेबल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। लायोफिलाइजेशन एक वाटर रिमूवल या फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस होती है जिससे प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाती है। दोस्तों, इस कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज आरओई 34.2% है। इनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। थेरेपेटिक सेगमेंट में ये एंटी फंगल, एंटीबायोटिक क्रीम्स और फर्टिलिटी मेडिसिन बनाते हैं। फॉर्मुलेशंस में कैप्सूल्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स और इंजेक्टेबल्स बनाते हैं। ये कंज्यूमर केयर डिवीजन में सैनिटरी नैपकिन्स, एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स एक्सेट्रा का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है। इंजेक्टेबल्स 75 to 80%, एपीआईज 10% to 15%, कंज्यूमर केयर 5 to 15%। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने कैपेबिलिटीज का बहुत इंप्रूवमेंट किया है और मार्जिन्स बढ़ाने के लिए इन्होंने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। इसका रिजल्ट इनके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे साफ नजर आता है। दोस्तों, इनके रेवेन्यूज पिछले 5 सालों में 26% के CAGR से ग्रो हुए हैं और इनका पैट 55% के CAGR से ग्रो हुआ है। पैट मार्जिन्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही लंबा है। हालांकि कंपनी को अपने सप्लायर से भी ज्यादा दिनों तक क्रेडिट मिलता है, पर अपने कस्टमर्स को ज्यादा दिनों तक पेमेंट की छूट देने के कारण वो ऑफसेट हो जाता है। ग्यूफिक ने इसे पिछले साल कम करने की कोशिश की थी, जिससे कुछ हद तक इसमें सुधार हुआ है। क्योंकि ग्यूफिक एक बहुत ही रेगुलेटेड स्पेस में है, रेगुलेटर से अप्रूवल ना मिलने पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में डिले होने के कारण कंपनी को रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स। तीसरी कंपनी है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। IOL केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक लीडिंग API मैन्युफैक्चरर है। खास करके आइबुप्रोफेन जो पेन किलर बनाने में काम आता है, उसमें कंपनी का पूरी की पूरी दुनिया में 35% का मार्केट शेयर है। स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में भी IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक बड़ा प्लेयर है। कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज आरओई 35.29% है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इनके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। दोस्तों, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं और केमिकल्स हैं वो उन्हें खुद बनाती है, इसकी वजह से IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक एज मिल जाता है। कंपनी को इससे रॉ मटेरियल प्राइस की वोलेटिलिटी से भी बचाव हो जाता है और कंपनी अपने मार्जिन्स को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर पाती है। IOL के लिए एक इशू है उनका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। उनके लगभग 80% रेवेन्यू केवल 2 प्रोडक्ट से ही आते हैं, जो कि है आइबुप्रोफेन 30% और एथिल एसीटेट 48%। दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट में ग्रोथ कम होने से कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अब कंपनी के कुछ की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। चलते हैं हमारी चौथी कंपनी की तरफ, जो कि है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का मेन बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग और स्ट्रैटेजी बेस्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है।
दोस्तों इसके अलावा ये अपने क्लाइंट्स को कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी बेचती है। कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज आरओई 38.85% है। कंपनी अपने EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन्स को इंप्रूव करती जा रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के Q1 में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने EBITDA में 73% का ग्रोथ दिखाया हुआ है और पैट में 73% का ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों ये इंप्रूवमेंट्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बढ़ते बाय सेल के कारण हुई है। इन्होंने अपने ब्रोकिंग यील्ड्स को भी इंप्रूव किया हुआ है। ब्रोकिंग यील्ड्स का मतलब होता है, आसान भाषा में बात करें तो ब्रोकिंग से जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने अपने यील्ड्स को पिछले कुछ सालों में लगभग दुगना कर दिया है। इससे उनके प्रॉफिट्स में सीधा इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि कैश मार्केट की यील्ड्स घट गई है, पर डेरिवेटिव सेगमेंट के बढ़ते वॉल्यूम और बेटर यील्ड्स के कारण उनके ओवरऑल यील्ड्स काफी एक्सपैंड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी फोकस्ड एंट्रेंट्स के कारण कंपटीशन बहुत ही इंटेंस हो गया है। कंपनी का अपने रेवेन्यू ग्रोथ को मेंटेन कर पाना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है। दोस्तों शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का ब्रोकिंग में किसी भी सेगमेंट में मार्केट शेयर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो चलिए अब कंपनी के कुछ की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। चलते हैं आज की लास्ट कंपनी की तरफ, जो है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। सो EKI एनर्जी सर्विसेज क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। EKI एनर्जी की कंसल्टेंसी सर्विस को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा कार्बन एमिशंस नहीं कर सकती है। स्क्रीन पे दिख रहे एग्जाम्पल में कंपनी बी का कार्बन एमिशन लिमिट से ज्यादा हो गया है। ऐसे में वो कंपनी ए से कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है जो मैंडेटेड लेवल से कम कार्बन एमिशन कर रही है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दोनों साइड पर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी की सर्विस EKI एनर्जी सर्विसेज देती है। दोस्तों अगर किसी कंपनी को अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है तो उसके रिलेटेड एडवाइजरी और कंसल्टिंग भी EKI एनर्जी सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। कार्बन क्रेडिट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना, लीगल फॉर्मेलिटीज और बाकी सारे प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट्स EKI एनर्जी हैंडल कर देती है। कंपनी अपनी सर्विसेज 40+ कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज आरओई 170.25% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ग्लोबल स्केल पर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रही क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस और साथ ही साथ एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी कि ESG पे बढ़ता फोकस। इसकी वजह से कंपनी की सर्विसेज की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है। दोस्तों इसके अलावा कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड करना एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसे केसेस में कंपनी की सर्विसेज की डिमांड और भी बढ़ जाती है। दोस्तों कंपनी कार्बन ट्रेडिंग से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है और पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। लास्ट ईयर में कंपनी के रेवेन्यू 843% से इंक्रीज हुआ है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला हुआ है। लेकिन EKI एनर्जी की सर्विसेज की डिमांड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और क्लाइंट कंपनी के ESG नॉर्म्स फॉलो करने की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। यानी किसी मैंडेटरी रेगुलेशंस के एब्सेंस में एक इंडस्ट्री या कंपनी के वॉलंटरी ESG कंप्लायंस में डिक्लाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और इसकी वजह से कंपनी के सर्विसेज की डिमांड में आगे चल के अनसर्टेनिटी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा कार्बन प्राइसिंग डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है। कार्बन क्रेडिट्स के बढ़ते सप्लाई या डिमांड कम होने की वजह से कंपनी की प्राइसिंग पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो इन टर्न कंपनी के मार्जिन्स को हैम्पर कर सकता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज शो किए हुए हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे स्टॉक्स जो रामदेव अग्रवाल जी के मल्टीबैगर फॉर्मूला में फिट बैठते हैं। दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल भी लॉन्च किया हुआ है जहां पे हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जरूर उस चैनल को चेकआउट करें। हमने चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.